नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग VBU FYUGP सेमेस्टर 1 वाले जिनका भी सेशन 25 से 29 है उनके लिए जो आपका सब्जेक्ट है दोस्तों सभी के लिए कंपलसरी तौर पर इंडियन नॉलेज सिस्टम ये सभी को पढ़ना है। चाहे आपका BA हो, BSc हो, BCom हो, यानी कोई भी मेजर सब्जेक्ट हो, आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम सभी को पढ़ना है। बहुत सारे लोगों का एक डाउट था कि इसका एग्ज़ाम जो है वो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। तो देखिए ये जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही होगा। तो चलिए इसका VBI क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आंसर के साथ, और आप जो है इसे अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपका पूरा जो है सिलेबस एक ही वीडियो में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने लिए हैं और उसी के साथ साथ इसका आंसर भी हम लोग समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल तत्वों की विवेचना कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सिलेबस में भी दिया गया है, तो चलिए समझेंगे। आंसर है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब होता है वह नॉलेज जो हमारे दादा परदादाओं ने हजारों साल से बचाकर रखी। यह सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि इसमें साइंस है, मैथ्स है, हेल्थ है और जीने का सही तरीका वगैरह। यानी कहने का मतलब ये है जो मतलब चलते आ रहा है, ठीक है, खानदानी चलते आ रहा है। कोई भी नॉलेज हो, जैसे कि मतलब कोई भी जड़ी बूटी का कुछ भी वैसा नॉलेज, तो उसी को हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा बोलते हैं, ठीक है। जिसमें पूजा पाठ के अलावा भी है, जैसे साइंस है, मैथ है, बहुत सारा हेल्थ का चीज़ है, मतलब जड़ी बूटी वगैरह का ज्ञान। तो ये सभी चीज़ें जो हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा कहलाता है। आगे देखेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल तत्व क्या हैं। तो इसमें पहला तत्व जो हमारा हो गया वो है कि पढ़ाई का असली मकसद। आजकल हम पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए करते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा कहती है कि असली पढ़ाई वो है जो हमें आज़ाद करे। आज़ाद मतलब गलत आदतों से, डर से, टेंशन से। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पढ़ाई है आजकल से हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नौकरी चाहिए होता है, ताकि एक नौकरी मिल जाए, बस बात ख़त्म। लेकिन हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो बोलती है कि पढ़ाई का असली मतलब होता है आज़ाद, आज़ाद होना, ठीक है, यानी कि फ्रीडम, जिसमें गलत आदत वगैरह से आज़ाद होना, डर से, टेंशन से, ठीक है। इसका गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक कंप्लीट इंसान बनना है जिसे पता हो कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इसलिए जो है पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ऐसा भारतीय परंपरा के अनुसार माना गया है। फिर दूसरा हो गया हमारा कि सब अपना परिवार है। हमारा सबसे कूल विचार ये है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। ये भारतीय परंपरा के अनुसार माना गया है। हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, हम मानते हैं कि अगर मेरा पड़ोसी दुखी है तो मैं खुश नहीं रह सकता। इसलिए हम कहते हैं कि सबका भला हो। यही सोच हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना सिखाती है। यानी यही जो सोच है हम लोग का, भारतीय लोगों का, वो बहुत ही अच्छी सोच है कि सबका भला हो, सब पूरी दुनिया एक परिवार है, ऐसा मान के हम लोग चलते हैं। तीसरा हो गया दोस्तों कि लाइफ को बैलेंस करने का फॉर्मूला। इंडियन सिस्टम कहता है कि लाइफ में जो है चार चीज़ बहुत ज़रूरी होती है और सबका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये चार चीज़ ये हम लोग का भारतीय परंपरा के अनुसार माना गया है। पहला हो गया कर्तव्य, जो आपका ड्यूटी होती है, जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाना, जैसे कि स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करना, अगर आपके पिताजी वगैरह हैं तो आपको जो है आपकी जिम्मेदारी निभा के आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो सब कर्तव्य हो गया। दूसरा हो गया पैसा, ईमानदारी से पैसा कमाना ताकि लाइफ अच्छी चले, तो ये दूसरा है। तीसरा है हमारा दोस्तों खुशी, अपनी पसंद के काम करना और एंजॉय करना, तो ये तीन तरीके हो गए। और चौथा हो गया शांति, फालतू के लालच में ना फंसना और मन को शांत रखना। तो ये चार तरीके जो है लाइफ जीने के बताए गए हैं भारतीय परंपरा के अनुसार। फिर हो गया हमारा चौथा बोल रहा है कि पुराना हाईटेक विज्ञान। लोग समझते हैं कि पुराने लोग पीछे थे, लेकिन असल में वे जो है बहुत ही एडवांस थे। यानी जो पुराने लोग थे वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे। हम लोग सोचते हैं कि वो सब जो है बहुत पीछे थे, अभी हम लोग विकसित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग भी बहुत ज़्यादा एडवांस थे। एग्जाम्पल देखिए गणित, तो दुनिया को हमने जो है वो जीरो दिया है, भारत ने जो है दुनिया को जीरो दिया है। बड़े बड़े हिसाब किताब में हम चुटकियाँ में कर लेते हैं जीरो के कारण। तो ये गणित में जो है बहुत आगे थे भारतीय परंपरा के अनुसार। दूसरा हो गया हेल्थ में देखा जाए, जिसको हम लोग जो है जड़ी बूटी से आयुर्वेद कहते हैं। जड़ी बूटी से जो हमारा इलाज होता है ये भी भारतीय परंपरा का ही है। तो आयुर्वेद कहलाता है
कहते हैं। इसका इलाज जो है बहुत ही बेहतर भी माना जाता है बचाव के लिए। सही खाना खाओ, योग करो ताकि डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। तो ये सब हेल्थ के विषय में भी जो है हम लोग बहुत आगे थे पहले भी। इंजीनियरिंग के हिसाब से देखा जाए तो पुराने ज़माने के मंदिर हो गए, बड़े बड़े किला वगैरह हो गया, जो कि आज की मशीनों के बिना कैसे बने ये भी सोचने वाली बात है। तो ये सभी चीज़ें जो है पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज थे, पहले के लोग थे, वो असल में बहुत ज़्यादा एडवांस थे, वो जो है पीछे नहीं थे। ठीक है। फिर पांचवा हो गया दोस्तों कि प्रकृति के साथ दोस्ती। हम पेड़, नदी, पहाड़ वगैरह को जो है भगवान के रूप में पूजते हैं, यानी उनसे दोस्ती रखते हैं। ठीक है। क्यों? ताकि हम उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। हम मानते हैं कि अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तभी प्रकृति हमें बचाएगी। हम पेड़ काटकर मॉल बनाने वाली तरक्की में यकीन नहीं रखते हैं। तो ऐसा हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार माना गया है। और हम लोग भी देखिए पेड़ वगैरह को, नदी वगैरह को, पहाड़ वगैरह को पूजते हैं। इसलिए पूजते हैं ताकि वो जो है उसे हम लोग नुकसान ना पहुंचा सकें। और हमारा मानना है कि अगर प्रकृति बचेगी तो हम भी बचेंगे। तो ये तरीका जो है प्रकृति के साथ दोस्ती रही है हम लोग का हमेशा से। छठा हो गया दोस्तों सीखने का तरीका। पहले पढ़ाई गूगल या रट्टे से नहीं होती थी। चेले अपने गुरु के पास रहकर काम सीखते थे। इसे प्रैक्टिकल लर्निंग कहते हैं। वहाँ सवाल पूछने की पूरी आज़ादी थी। गुरु सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि लाइफ की मुश्किलों से भी लड़ना सिखाते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी क्या होता है, आप जो है ऑनलाइन पढ़ते हैं, क्लासेस करते हैं, साथ ही साथ गूगल और रट्टे वगैरह का यूज करके आप जो है एग्ज़ाम पास करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, गुरु और शिष्य का बहुत ही मतलब जो चेला है यानी जो आपका शिष्य है वो गुरु के पास जाके वहाँ प्रैक्टिकल लर्निंग करता था। वहीं अपना सवाल वगैरह भी पूछने की आज़ादी थी। और ये जो है सिर्फ किताबी भाषा नहीं पढ़ाया जाता था, साथ ही साथ लाइफ की जितने भी मुश्किल वगैरह से लड़ना कैसे है ये सभी चीज़ों को भी बताया जाता था। तो ये है हमारा परंपरा के अनुसार बताया गया, भारतीय परंपरा के अनुसार। सातवां है सबको इज्जत देना। भारतीय ज्ञान परंपरा में यह नहीं कहा गया है कि सिर्फ मेरा ही रास्ता सही हो बाकी सबका गलत हो। इसमें कहा गया है कि सच तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, इसलिए हम हर विचार और इंसान को सम्मान करें। तो ऐसा माना गया है। ठीक है। और कहा गया सबको इज्जत करना चाहिए। निष्कर्ष देखा जाए तो लिखा है दोस्तों कि आज के दौर में जब लोग स्ट्रेस में हैं तब भारतीय ज्ञान परंपरा हमें सुकून से जीना सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि आधुनिक बनो, नई टेक्नोलॉजी सीखो, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलो। तो ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की मूल बातें हैं जो हमें ज़रूर से ज़रूर याद भी होना चाहिए। और बहुत ही देखिए इसका आंसर भी जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये सब्जेक्ट ही इंटरेस्टिंग है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, बहुत ही अमेजिंग होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए और उसके पारस्परिक संबंधों का वर्णन कीजिए। यानी सबसे पहले दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करना, फिर दोनों के बीच क्या आपस में संबंध है वो हम लोग को वर्णन करना है। तो चलिए समझते हैं। तो आंसर बोला गया है कि मानव समाज के विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू, जो कि पहला संस्कृति और सभ्यता है। साधारण शब्दों में अगर समझाता है तो सभ्यता हमारे जीवन की बाहरी ढांचा होती है। सभ्यता यानी कि हम क्या इससे रहते हैं, क्या पहनते हैं, ये सब हमारा सभ्यता दिखाता है। जबकि संस्कृति हमारे जीवन की भीतरी गुण है, यानी संस्कार कि जैसे कैसे हम सोचते हैं, नकारात्मक सकारात्मक हमारे संस्कार क्या हैं। तो ये हमारा जो होता है वो संस्कृति होता है। ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। फिर नीचे और देखेंगे हम लोग ये छोटा सा। प्रसिद्ध विद्वान मैकाइवर के अनुसार, यानी जो प्रसिद्ध विद्वान थे मैकाइवर, उन्होंने कहा था कि सभ्यता वह है जो हमारे पास है और संस्कृति वह है जो हम स्वयं हैं, खुद हैं। तो ये उन्होंने कहा था। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रो था सभ्यता और हमारा संस्कृति का। आगे देखेंगे कि सभ्यता का अर्थ और स्वरूप, यानी एक एक करके देखेंगे। पहले सभ्यता देखेंगे फिर संस्कृति देखेंगे। तो सभ्यता देखिए, सभ्यता का संबंध भौतिक उन्नति से है। यह उन साधनों का समूह है जिससे मनुष्य अपना जीवन आसान बनाता है। ठीक है। तो ये सभ्यता होता है, यानी कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे। वैज्ञानिक प्रगति देखा जाए जिसमें हमारा हो गया
बिजली हो गया, इंटरनेट हो गया, गाड़ियाँ हो गई और ऊंची इमारतें। तो ये वैज्ञानिक प्रगति जो हुआ है सभ्यता में वो है। फिर है शासन व्यवस्था, पुलिस हो गया, कानून हो गया, बैंक वगैरह और सरकार वगैरह, तो ये सभी चीज़ें हमारा जो है। तीसरा है दोस्तों सुख सुविधा, जिसमें एयर कंडीशनर, बढ़िया कपड़े, सोशल मीडिया, तो ये सभी सुख सुविधाएं भी बढ़ी है। फिर है नाप तौल, माप तौल, ठीक है। सभ्यता को जो है नापा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि अमेरिका की सभ्यता तकनीकी भारत से आगे है, यानी इसे जो है माप सकते हैं और हम लोग पता कर सकते हैं कि देखिए वो देश की जो है तरक्की, सभ्यता तरक्की हमारे देश से ज़्यादा है, तो ऐसे ही इसे नापा जा सकता है। तो ये हमारा सभ्यता है। आगे देखेंगे संस्कृति का अर्थ और इसका स्वरूप के बारे में। तो संस्कृति का संबंध जो है मनुष्य की मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति से होता है, यानी उसके सोचने समझने की तरीके, उसके संस्कार से जो है इसका मतलब उन्नति होता है। यह सदियों के अनुभव से पैदा होती है। इसमें देखिए पहला जो हमारा विचार और विश्वास, हमारे संस्कार, देवी देवता, रीति रिवाज, तो ये हमारा जो है डिपेंड करता है हमारे जो है परंपरा पर, हमारे विचार पर, हमारे विश्वास पर। कला और साहित्य, संगीत हो गया, जिसमें डांस हो गया, पेंटिंग हो गया, कविताएं वगैरह हो गई, तो ये हमारा संस्कार संस्कृति में आता है, ठीक है। फिर आगे तीसरा है नैतिकता, बड़ों का सम्मान करना, मेहमानों का स्वागत, जिसमें हम लोग भारतीय लोगों का एक जो है बहुत ही अच्छा स्लोगन है अतिथि देवो भव, ठीक है। फिर है ईमानदारी, तो ये सभी चीज़ें जो है नैतिकता में आती है। फिर है अदृश्य शक्ति, संस्कृति दिखाई नहीं देती, जो हमारी संस्कृति है वो दिखाई नहीं देती, सभ्यता दिखाई देती है लेकिन संस्कृति दिखाई नहीं देती। इसे इंसान के व्यवहार में महसूस किया जा सकता है, उसके संस्कार में महसूस किया जा सकता है। तो ये था हमारा सभ्यता और संस्कृति के बारे में। अब देखेंगे कि दोनों में जो है मुख्य अंतर क्या है, आखिर जो है दोनों में क्या अंतर है। तो संस्कृति और सभ्यता में मुख्य अंतर जो है वो निम्न है, जिसमें पहला हो गया साधन बनाम साध्य। सभ्यता एक साधन के रूप में काम करता है, जबकि संस्कृति एक लक्ष्य यानी कि टारगेट रूप के रूप में काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए लिखा गया है कि ट्रैक्टर जो है, यानी ट्रैक्टर जो है वो एक सभ्यता है, जिससे खेती जो है वो साधन होती है, लेकिन अन्न का सम्मान करना ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है। तो ये दोनों में अंतर है। फिर दूसरा हो गया परिवर्तन की गति। सभ्यता बहुत ही फास्ट बदलती, सभ्यता देखिए तकनीक वगैरह बदलती रहती है, तो देखिए ये बहुत जल्दी फास्ट बदलती है। बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक पहुंचने में हमें कम समय लगा, लेकिन अहिंसा और सत्य जैसे संस्कृति मूल्यों को अपनाने में हजारों साल लग गए। यानी कहने का मतलब ये है हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति मूल्य है, उसे अपनाने में हजारों साल लगते हैं, लेकिन जो सभ्यता है वो बहुत ही फास्ट बदलती है। तो ये कहने का मतलब हुआ। आगे जो है दोस्तों वो है सीखने की प्रक्रिया। सभ्यता को बिना मेहनत के उधार लिया जा सकता है, यानी आप जो है अभी देखिए कोई टेक्नोलॉजी वगैरह है तो आप जो है दूसरे से जो है वो सीख सकते हैं बहुत ही इजी तरीक़ा से। हम चीन का मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी उसकी सभ्यता है, उसका टेक्नोलॉजी है, वो इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन चीन की भाषा या उसके संस्कार रातों रात नहीं अपना सकते। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम उसका प्रोडक्ट, उसकी सभ्यता तो यूज कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी संस्कृति है उसे जो हम लोग नहीं अपना सकते। वहाँ का भाषा हमें नहीं पता, वहाँ की संस्कृति हमें नहीं पता। तो ये अंतर है। संस्कृति खून और पसीने से सीखी जाती है, तो ये दोनों में अंतर है सीखने की प्रक्रिया। आगे है प्रगति की दिशा। सभ्यता हमेशा आगे बढ़ती रहती है। एक बार बिजली आ गई तो हम दिए के ज़माने में वापस नहीं जाना चाहते हैं फिर से। तो ये आगे बढ़ते रहती है, पीछे मुड़ के नहीं देखती है। लेकिन संस्कृति ऊपर नीचे होती रहती है, कभी हम बहुत संस्कारी होते हैं, कभी नैतिक पतन हो जाता है। तो ये जो है संस्कृति ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। लेकिन जो हमारा सभ्यता है वो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ती है, पीछे नहीं होती है। तो ये दोनों के बीच अंतर था। अब देखते हैं इन दोनों के बीच जो है आपस में संबंध क्या है, यानी संस्कृति और सभ्यता के बीच पारस्परिक संबंध हम लोग देखेंगे। तो देखिए लिखा है कि ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जैसे सिक्का का हेड और टेल होता है, वैसे ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
चलिए देखेंगे, जिसमें पहला बोल रहा है हम लोग का कि एक दूसरे पर निर्भर बिना अच्छी सभ्यता, यानी जिसमें पैसा हो गया, शांति हो गया, सुरक्षा, तो ये सभ्यता में आती है। तो बिना अच्छी सभ्यता की जो हमारी संस्कृति है वो फल फूल नहीं सकती। जब पेट भरा होगा और घर सुरक्षित होगा तभी इंसान पेंटिंग करेगा और भजन गाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि बिना सभ्यता का आप जो है संस्कृति नहीं निभा पाइएगा। अगर आपका पेट भरा होगा तभी आप जो है पेट भरा होगा, सुरक्षित रहिएगा, तभी ना आप जो है पेंटिंग कीजिएगा, टेक्नोलॉजी अपनाइएगा, टेक्नोलॉजी में कुछ सीखिएगा और भजन गाइएगा। तो ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। दूसरा हो गया सभ्यता संस्कृति का वाहक है। प्राचीन काल में संस्कृति को फैलने के लिए साधु संत पैदल चलते थे। आज इंटरनेट सभ्यता के कारण योग और नमस्ते पूरी दुनिया में फैल गया है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सभ्यता संस्कृति का वाहक के रूप में काम किया। पहले क्या होता था, अपने संस्कृति वगैरह को बढ़ावा देने के लिए, उसे फैलाने के लिए जो हमारे साधु संत हुआ करते थे वो पैदल यात्रा करते थे, पैदल चलते थे, लोगों को समझाते थे, सिखाते थे, लोग उन्हें फॉलो करते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया कि इंटरनेट होने के कारण, यानी कि सभ्यता बढ़ जाने के कारण योग वगैरह, जो हमारा योग है भारत का, हमारा नमस्ते जो भारत का है, वो पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है। आगे देखा जाए दोस्तों कि संस्कृति सभ्यता की गाइड है। यानी जो संस्कृति होती है वो हमारा सभ्यता का गाइड के रूप में काम करता है। कैसे, तो वो देखिए, सभ्यता हमें शक्ति देती है, संस्कृति हमें उसे इस्तेमाल करना सिखाती है। एटम बॉम्ब बनाना सभ्यता है, लेकिन उसका उपयोग शांति के लिए करना संस्कृति है। यानी कहने का मतलब ये है, देखिए बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा, यानी देश के पास बहुत सारा एटम बम है, परमाणु बम है, लेकिन उसे जो है कब कैसे यूज करना चाहिए, शांति के लिए रखना चाहिए, तो ये हमारा जो है वो संस्कृति हमें इस्तेमाल करना सिखाती है। तो ये कहने का मतलब हुआ, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, लिखा है कि पर्यावरण और रहन सहन, पहाड़ों में रहने वाले की सभ्यता अलग है, इसलिए उसकी संस्कृति, गाने, कपड़े, त्यौहार भी अलग होती है। यानी पर्यावरण और रहन सहन के तरीके पर भी जो है उसकी सभ्यता भी अलग होने के कारण उसकी संस्कृति भी अलग होती है। तो ये था। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। तो लिखा है दोस्तों कि सभ्यता हमें सुविधा देती है और संस्कृति हमें सुकून देती है। सभ्यता में हम अब धनी बनते हैं और संस्कृति से हम गुणी बनते हैं, संस्कारी बनते हैं। तो ये कहने का मतलब है आज के समय में भारत को एक आधुनिक सभ्यता और प्राचीन संस्कृति के मेल की ज़रूरत है, ताकि हम दुनिया के सबसे बेहतर देश बन सके। तो ये था हमारा सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर, और दोनों के बीच जो है मतलब जो है संबंध क्या है, वो सारे चीज़ हम इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखें मित्रों। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं वही आप कर लीजिएगा। तो आपका एग्जाम में टोटल 7 प्रश्न पूछते हैं, टोटल 5 प्रश्न पूछते हैं। 5 में से कोई भी 3 अटेंड करना रहेगा, सब यहीं से आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि वैदिक ग्रंथों की संरचना और उसके दार्शनिक महत्व का वर्णन कीजिए। यानी वैदिक ग्रंथ जो है उसकी संरचना पहले बताना है, फिर उसका महत्व क्या है, दार्शनिक महत्व क्या है, तो वो वर्णन करना है। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरू करते हैं। आंसर बोल रहा है कि वेद का सीधा मतलब क्या होता है, वो देखिए। वेद का मतलब होता है ज्ञान का भंडार। ये इस दुनिया की सबसे पुरानी किताबें मानी जाती है। पुराने समय में इन्हें लिखा नहीं गया था, बल्कि गुरु अपने शिष्यों को सुनाकर याद करवाते थे, इसलिए इसे श्रुति कहते हैं। यानी सुना हुआ कहते हैं, ठीक है। वेदों में केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि जीने का पूरा साइंस छिपा गया है। यानी देखिए बहुत सारे लोगों का ये भी सोच रहता है कि वेद पढ़ेंगे इसका मतलब हम जो है पूजा पाठ, तो ऐसा नहीं है। उसमें जो है पूरे जीने का साइंस भी छिपा रहता है, ठीक है। तो वेद का मतलब क्या हुआ, तो ज्ञान का भंडार हुआ। और पुराने समय में जो है इसे लिखा नहीं जाता था, गुरु जो है अपने चेला वगैरह को, शिष्य वगैरह को सुनाया करते थे, इसलिए इसे श्रुति कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि वैदिक ग्रंथों की बनावट क्या है, ठीक है। तो चलिए पहला हो गया जिसमें हम लोग का ए में है, यानी 4 वेदों का परिचय के बारे में, जिसमें हो गया ऋग्वेद। ऋग्वेद आपने सुना होगा, हमारा 4 वेद है ऋग्वेद। इसमें भगवान की तारीफ में मंत्र दिए गए हैं।
यह बताता है कि प्रकृति की शक्ति सूर्य यानी सूरज, हवा, बारिश का सम्मान कैसे करना चाहिए, तो ये हमारा ऋग्वेद में बताता है। ठीक है। फिर दूसरा हो गया यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद के बारे में इसमें बताया गया है कि पूजा या यज्ञ कैसे करना चाहिए। इसमें मंत्रों के साथ साथ उसके नियम भी लिखे गए हैं। तो ये हमारा है यजुर्वेद, दूसरा वेद है। तीसरा हो गया दोस्तों हमारा सामवेद। इसमें मंत्रों को गाने का तरीका बताया गया है, यानी मंत्र को कैसे गाया जाता है। दुनिया का सारा संगीत यहीं से निकला हुआ। तो ये हो गया हमारा सामवेद। और जो चौथा है वो है यथार्थवेद। ठीक है, यथार्थवेद यह बहुत प्रैक्टिकल है। इसमें बीमारी का इलाज यानी कि आयुर्वेद तरीके से बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है वो बताया गया है। जादू टोना के बारे में बताया गया है। समाज के नियम और जड़ी बूटियों की जानकारी दी गई है। तो ये हमारा 4 वेद हैं दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और यथार्थवेद। ठीक है, तो ये 4 हैं। फिर दूसरा में हमारा देखिए कि वेदों के 4 प्रमुख भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं वो देखेंगे। तो हर वेद को जो है 4 लेवल में बांटा गया है, यानी चारों वेद है और उन चारों को अलग अलग 4 लेवल में बांटा गया है, जो इंसान की उम्र के हिसाब से है। ठीक है, चलिए देखेंगे। जिसमें पहला हो गया संहिता। ठीक है, संहिता यानी इसमें केवल मंत्रों का कनेक्शन है। दूसरा हो गया ब्राह्मण। इसमें मंत्रों का मतलब और उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका बताया गया है दोस्तों। तीसरा हो गया आरण्यक। ठीक है, आरण्यक जब इंसान रिटायर होकर शांति से सोचना चाहता है तब के लिए ये ग्रंथ। इसमें ध्यान पर जोर दिया गया है, यानी ध्यान करना चाहिए अपना काम वगैरह से रिटायर होकर सोचना चाहते हैं तब। ठीक है, तो ये बताया गया। चौथा हो गया उपनिषद, जिसको बोलते हैं वेदांत। यह वेदों का सबसे बेस्ट हिस्सा है। इसमें आत्मा, परमात्मा और मैं कौन हूँ, इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने में आसानी मिलती है। तो ये है उपनिषद। ठीक है दोस्तों, तो वेद के प्रकार हमने ऐसे देखिए। आगे देखेंगे कि वेदों का दार्शनिक महत्व क्या है, यानी इनका क्या महत्व है आखिर। ठीक है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो जिसमें पहला हो गया सच्चाई एक ही है, बस नाम अलग अलग है। वेदों की सबसे बड़ी सोच यह है कि पूरी दुनिया को चलाने वाली शक्ति सिर्फ एक ही है, ऐसा वेदों के अनुसार माना गया है। लोग अपनी पसंद और भाषा के हिसाब से उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इसका मतलब यह है कि धर्म या नाम के नाम पर लड़ना बेवकूफ़ी है। यानी कहने का मतलब ये है, वेद के अनुसार ये कहा गया है कि दुनिया को चलाने वाली शक्ति सिर्फ एक ही है। लोग अपनी पसंद और भाषा के हिसाब से अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि धर्म के नाम पर लड़ना वगैरह ये सब बेवकूफ़ी है। यह विचार हमें मिलजुल कर रहना सिखाती है। तो ये वेदों में कहा गया है, ये लिखा गया है। तो ये पहला जो है महत्व हो गया। दूसरा महत्व हो गया दोस्तों कि हम सब एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। वेदों का दर्शन कहता है कि हम जो जान हमारे अंदर है वही जान पेड़ पौधे, जानवरों और पूरी कुदरत में है। तो ऐसा वेदों का दर्शन कहता है। हम सब एक ही बड़ी मशीन के छोटे छोटे पुर्जे हैं। अगर हम किसी दूसरे को दुख पहुंचाते हैं तो असल में हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी ये कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो है सब जो है एक ही धागे से जुड़े हैं। सबका जान सेम होता है, कोई पेड़ पौधा हो, जानवर हो या पूरी कुदरत में जितने भी जीव जंतु हों सब। तो अगर हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो असल में हम खुद को भी जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा वेदों का दर्शन कहता है। ठीक है, तीसरा हो गया कि कुदरत का नियम और अनुशासन। दुनिया में सब कुछ एक फिक्स नियम से चलता है, जैसे वक्त पर सूरज निकलना, मौसम बदलना। वेदों का कहना है कि इंसान को भी अपनी लाइफ में अनुशासन रखना चाहिए। अगर हम कुदरत के नियमों के खिलाफ जाएंगे तो परेशानी हमें ही होगी। तो ये कहने का मतलब है हमारा वेदों का। ठीक है, तीसरा ये था। चौथा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये देखिए बहुत ही फेमस कहावत माना गया है। तो यह प्रैक्टिकल पॉइंट भी है। वेदों का मानना है कि इंसान हर काम का नतीजा निकलता है, यानी इंसान के हर काम का नतीजा निकलता है। अगर आप आज अच्छा कर रहे हैं तो उसका फल कल आपको अच्छा ही मिलेगा।
यह हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सिखाता है और गलत रास्ते पर जाने से रोकने का काम करता है। तो ये हमारा वेदों में बताया गया है, लिखा गया है और ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट भी है। आगे पांचवा है कि अपनी ताकत को पहचानो। वेदों का दर्शन हमें खुद पर भरोसा करना सिखाता है। यह कहता है कि आप कमजोर नहीं, आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत छिपी हुई है। जो शांति, खुशी आप जो है बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके मन के अंदर ही है, बस आपको खुद को पहचानने की ज़रूरत है। तो ये वेदों का दर्शन हमें खुद पर भरोसा रखना सिखाता है। वो कहता है कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप बहुत ताकतवर हैं। आपके अंदर ही जो है शांति, खुशी, हर चीज़ है। आप जो है अपने अंदर देखिए, झांकिए, खोजिए। तो ये कहता है हम लोग का वेदों का दर्शन। ठीक है, आगे छठा है दोस्तों कि समझदारी ही असली रोशनी है। वेदों के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ी दौलत जानकारी है। जानकारी और समझदारी है, ये वेदों के हिसाब से माना गया है। बिना सही जानकारी के इंसान अंधेरे में भटकते हुए इंसान जैसा है। ठीक है, यानी बिना सही जानकारी के जो है अंधेरे में भटकते हुए इंसान के जैसा है। समझदारी आने पर इंसान डर और दुख खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सीखते रहने पर जोर दिया जाना चाहिए। समझदारी और जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा छठा बोला गया। सातवां है कुदरत का सम्मान करना। वेदों में धरती, हवा, पानी, पेड़ों को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। इसका असली मतलब यह है कि इंसान कुदरत का मालिक नहीं है। अगर हम हवा और पानी को गंदा करेंगे तो हम खुद भी बीमार पड़ेंगे। यह दर्शन हमें पर्यावरण को बचाना भी सिखाता है। तो ये सभी जो था हमारा दार्शनिक महत्व था किसका, वेद का। ठीक है, निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। तो निष्कर्ष लिखा है कि वैदिक ग्रंथ केवल पुराने धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि वे जीवन जीने की एक वैज्ञानिक गाइड के रूप में भी हैं। इसका दार्शनिक महत्व हमें अनुशासन, आपसी भाईचारा और प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है। आज के तनाव भरे समय में वेदों की यह सरल सोच हमें मानसिक शांति और समाज में एकता बनाए रखने का सबसे सही रास्ता दिखाती है। तो ये हमारा वैदिक ग्रंथ के बारे में था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके IKS एग्जाम के लिए, तो आपको हर हाल में ये कर लेना है साथियों। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि भारतीय परंपरा में 64 कलाओं के महत्व एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए। यानी हमारे भारतीय परंपरा में 64 कला जो है, ठीक है, उसका क्या महत्व है और इसका क्या उपयोग है। ठीक है, उपयोगिता का वर्णन करना है। तो चलिए देखेंगे, आपके सिलेबस में भी ये क्वेश्चन मतलब दिया गया है पॉइंट। आंसर है कि प्राचीन भारत में केवल किताबी ज्ञान ही शिक्षा नहीं माना जाता था। यानी जब पुराने भारत में क्या होता था, सिर्फ किताबी ज्ञान को ही शिक्षा नहीं माना जाता था। इंसान को कंप्लीट यानी सर्वगुण संपन्न बनने के लिए 64 कलाओं को सीखना बहुत ही जरूरी था। इन कलाओं का जिक्र हमारे पुराने ग्रंथ जैसे कि काम सूत्र और शुक्र नीति, जो हमारा पुराने ग्रंथ है ये दोनों, उनमें दिया गया है, उनमें बताया गया है। इसका जो है जिक्र किया गया है 64 कला का। इसमें हो गया हमारा गाना बजाना, चित्रकारी, कुकिंग से लेकर जादूगरी और लड़ाई के हुनर तक वगैरह भी शामिल थे हमारा 64 कला में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि 64 कला का मुख्य वर्गीकरण के बारे में। तो इन कलाओं को रटना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए इसे 4-5 आसान ग्रुप्स में समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, यानी ये जो 64 कला आप रटिएगा फिर भूल जाइएगा, तो इसे रटना बहुत मुश्किल होता है। तो इसे 4-5 ग्रुप में हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। पहला हो गया ललित कला है। ठीक है, ललित कला में क्या क्या आता है वो देखिए। ललित कला में हमारा आता है गाना यानी गायन, बजाना, वादन। तो देखिए गाना, बजाना, नाचना, पेंटिंग, ये सभी चीज़ें हमारी जो आती है वो ललित कला में आती है। ठीक है, तो ये पहला ग्रुप था। दूसरा था दोस्तों जिसमें है व्यवहारिक कलाएं। इसमें बढ़ी का काम आप समझ रहे हैं ना, लकड़ी का काम। ठीक है, तो ये हो गया। सिलाई कढ़ाई हो गया, गहने बनाना हो गया, खाना पकाना हो गया। ये सभी चीज़ें जो है व्यवहारिक कला में हमारा जो है वो शामिल है। फिर हो गया बौद्धिक कला, बौद्धिक जिसमें हो गया पहेलियाँ बूझना, कविता बनाना, भाषा का ज्ञान, याददाश्त बढ़ाना। तो ये सभी चीज़ें हमारा हो गया वैदिक कला। देखिए नाम से भी आप लोगों का सब चीज़ पता चल रहा है। ठीक है,
ये भी ध्यान रखिएगा। फिर हमारा हो गया आगे दोस्तों मनोरंजन और खेल। इसमें हमारा हो गया जुआ, तीरंदाजी, फिर शिकार और कठपुतली वगैरह का खेल इसमें शामिल होता है। तो ये सभी 64 कलाओं का वर्गीकरण है। आप 64 कलाओं को लिख के याद नहीं कर पाइएगा, इसलिए ये 5-6 ग्रुपों में यानी 4-5 ग्रुप में इसे बांटा गया है, जिससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे जो हमारा 64 कला है उसका आखिर क्या महत्व है। तो चलिए देखेंगे। तो 64 कलाओं का महत्व निम्नलिखित है, जिसमें पहला हो गया इंसान का सर्वांगीण विकास। इन कलाओं का मकसद था कि इंसान सिर्फ एक मशीन ना बने, उसे समाज में रहने, बात करने और अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिले। इससे इंसान की पर्सनैलिटी मल्टी टैलेंट बनती थी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा कला है उसका मतलब ये था, उसका मकसद ये था कि इंसान जो है सिर्फ मशीन बन के ना रहे, वो समाज में रहने के लिए, बात करने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए उन्हें मौका मिले। इसलिए ये 64 गुणे सीखने की आवश्यकता थी। ठीक है, आगे हमारा रोजगार और अर्थव्यवस्था। ये कलाएं केवल शौक के लिए नहीं थी बल्कि कमाई का जरिया भी था। कोई गहने बनाकर स्वर्णकार, तो कोई घर बनाकर अपना घर चलाता था, कोई बढ़ई का काम करके। तो ये सभी चीज़ों के माध्यम से रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी बनाए रखने का काम किया गया था, जिससे समाज में बेरोजगारी नहीं होती थी। तो ये कलाएं हमें जो है कमाई का जरिया भी बनाती है। तीसरा हो गया दोस्तों कि मानसिक शांति और खुशी। जिसमें मानसिक शांति देखिए संगीत हो गया, पेंटिंग हो गया, खेल, ये सभी कलाएं जो है इंसान को स्ट्रेस से दूर रखती है। ये मन को शांत करने और खुशी देने का बहुत ही अच्छा जरिया होता है ये हम लोग का। ठीक है, चौथा हो गया दोस्तों सामाजिक प्रतिष्ठा। पुराने समय में जिस व्यक्ति को जितनी ज़्यादा कलाएं आती थी उसे समाज में उतना ही ज़्यादा सम्मान मिलता था। इसलिए एक पढ़े लिखे और सभ्य इंसान की पहचान माना जाता था। यानी कहने का मतलब ये है, पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, लोग जो है, आज के ज़माने में क्या है, जितना पैसा आपके पास उतना इज्जत, लेकिन पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, लोगों के अंदर जितनी कलाएं होती थी यानी उन्हें जितना कला आता था उसी हिसाब से उन्हें सम्मान मिलता था और उन्हें एक पढ़े लिखे और सभ्य इंसान की पहचान के रूप में माना जाता था। ठीक है, आज का देखिए समय में इसकी क्या उपयोगिता है, यानी आज के समय में इसका क्या यूज है वो देखेंगे। तो आज भी ये कला उतनी ही ज़रूरी है, बस नाम बदल गए हैं। पहला हो गया देखिए स्किल डेवलपमेंट। पहले मतलब वही कला है लेकिन अब जो है नाम वगैरह बदल दिया गया है, स्किल डेवलपमेंट हो गया। जैसे जैसे आगे बढ़ा है बस बदल दिया गया है। आज की सरकार जो है स्किल इंडिया की बात करती है, लेकिन भारत में यह हजारों साल पहले था। 64 कला हमें सिखाती थी कि सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है, हाथ में हुनर होना भी ज़रूरी है, जो आज बदल के जो है स्किल डेवलपमेंट हो गया है और सरकार हमें ये सिखाती है। लेकिन भारतीयों के अंदर जो है ये 64 कला का ज्ञान जो है बहुत ही पहले से चला आ रहा है। ठीक है, पहले भी बोला जाता था ये करने के लिए। दूसरा हो गया क्रिएटिव इंडस्ट्री। आज की ग्राफिक डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग और शेफ बनने का प्रोफेशन असल में इन्हीं 64 कलाओं का एक नया रूप के रूप में माना जाता है। तो ये हमारा क्रिएटिविटी इंडस्ट्री। तीसरा हो गया पर्सनल ग्रूमिंग। बातचीत की कला, कपड़े पहनने का तरीका, दूसरे को इम्प्रेस करना आज सॉफ्ट स्किल कहलाता है। ये सभी चीज़ें जो है सॉफ्ट स्किल कहलाता है। लेकिन जो हमारा जो ये सब कलाएं हैं, मतलब ये जो स्किल है वो 64 कलाओं का ही हिस्सा था पहले, उसका नाम सिर्फ चेंज कर दिया गया है। आगे है चौथा दोस्तों कि पर्यटन और संस्कृति। हमारी कलाओं जैसे कि मूर्ति कला, वास्तुकला को देखने आज भी दुनिया भर से लोग आते हैं, जिससे देश का पैसा और नाम दोनों मिलता है। यानी भारत को जो है आधुनिक परंपरा, आधुनिक सभ्यता ही माना जाता है। ठीक है, जिसके लिए लोग दुनिया भर से मूर्ति कला और वास्तुकला देखने आते हैं। तो ये भी देखा जाए पर्यटन वगैरह को बढ़ावा मिलता है। निष्कर्ष से देखा जाए तो लिखा है दोस्तों कि ये जो 64 कला है ये हमें सिखाती है कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि सलीके से जीने के लिए है। यह ज्ञान परंपरा हमें प्रोफेशनल होने के साथ साथ क्रिएटिव होना भी सिखाती है। आज के डिजिटल युग में भी ये कलाएं हमें अपनी जड़ों से जोड़ने
और कामयाब बनाने में मदद करती है। तो ये हमारा 64 कला का था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आएगा तो आप अच्छे से अगर देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तो आप बैठा के लिख पाइएगा, ठीक है। आगे हमारा पाँचवा है दोस्तों, पाँचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय गणित और ज्योतिषी के विकास एवं योगदान का वर्णन कीजिए। जो यानी कि भारतीय गणित जो हमारा है और ज्योतिष विज्ञान जो है उसका विकास के बारे में और इसका क्या योगदान रहा है वो हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए शुरू करते हैं। बोला कि भारतीय ज्ञान परंपरा में गणित और ज्योतिष को नेत्र माना जाता है, यानी इन दोनों को नेत्र यानी आँख के रूप में माना जाता है। प्राचीन समय में भारत इन दोनों क्षेत्रों में पूरी दुनिया का गुरु था। यानी कहने का मतलब ये है कि पुराने समय में जो हमारा भारत है वो इन दोनों क्षेत्र में पूरे दुनिया का गुरु के रूप में था। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले वेदों का समय से ही गणनाओं का विकास शुरू कर दिया था। जहां पश्चिम के लोग अभी गिनती सीख रहे थे, भारत के विद्वान ग्रहों की चाल और समय की सूक्ष्म गणनाएं वगैरह कर रहे थे। तो ये माना जाता है, ठीक है, कि हमारा जो परंपरा है, हमारा जो समय है वो बहुत ही आगे था। दुनिया के गुरु के रूप में माना गया था हमारे गणित और ज्योतिषी, ये दोनों ही क्षेत्र में, ठीक है। बोल रहा है कि भारतीय गणित का विकास और इसका क्या योगदान था वो देखेंगे। उसके बाद ज्योतिषी का देखेंगे हम लोग। तो इसमें बोल रहा है कि गणित के क्षेत्र में भारत ने ऐसे मौलिक सिद्धांत दिए हैं जिसके बिना आज की आधुनिक दुनिया की कल्पना करना भी नामुमकिन हो जाता है। जैसे हमारा हो गया शून्य और स्थान मान। भारत की सबसे बड़ी देन शून्य है, यानी जीरो है। आर्यभट्ट ने शून्य को एक संख्या के रूप में स्थापित किया। इसके साथ ही दशमलव प्रणाली भी भारत का ही देन है, यानी जो दशमलव प्रणाली जो है वो भी भारत ने दिया है। शून्य भी जो है भारत ने ही दिया है। इसी वजह से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को आसानी से लिख और गिन पाते हैं। तो ये हमारा जो है पहला बहुत ही बड़ा जो है वो माना जा सकता है योगदान के रूप में। दूसरा हो गया बोधायन का प्रमेय, यानी पाइथागोरस थ्योरम। यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस से लगभग 500 साल पहले ही भारतीय ऋषि बोधायन ने सुलभ सूत्र में यह सिद्धांत दे दिया था कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच क्या संबंध होता है। तो ये बहुत ही पहले, यानी जो हमारा यूनानी गणितज्ञ लिखा है उससे भी पहले हमारे भारतीय ऋषि बोधायन ने यह सिद्धांत दे चुका था, ठीक है। आगे हमारा बीज गणित। तो प्राचीन भारत में इसे अव्यक्त गणित कहा जाता था। ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य ने अज्ञात राशियों को हल करने के नियम बनाए। भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती आज भी गणित की सबसे सरल और प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। तो यानी बीज गणित में भी जो है भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा था, ठीक है। आगे है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कई सूत्र और ज्या की अवधारणा आर्यभट्टीय ग्रंथ में भी मिलती है। आज पूरी दुनिया में जो त्रिकोणमिति पढ़ाई जाती है उसका आधार जो है वो आर्यभट्ट की विधियाँ वगैरह ही है। तो ये हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे गणित में। तो ये था दोस्तों। आगे देखेंगे अब हम लोग जो है ज्योतिषी के बारे में। ज्योतिषी यानी कि खगोल विज्ञान का विकास के बारे में। तो प्राचीन भारत में ज्योतिष का अर्थ केवल भविष्यवाणी करना नहीं बल्कि आकाश का शुद्ध विज्ञान वगैरह भी हुआ करता था। यानी बहुत सारे लोगों को आप बोलिएगा तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि ज्योतिषी हुआ करता था वो सिर्फ भविष्यवाणी करता था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो है आकाश का शुद्ध विज्ञान भी था। चलिए समझेंगे आगे कि पृथ्वी की गति और आकार। आर्यभट्ट जो हमारा था, आर्यभट्ट जो थे वो 476 ईस्वी ने पूरी दुनिया को बताया कि पृथ्वी गोल है। यानी आर्यभट्ट ने पूरी दुनिया को ही बता दिया कि पृथ्वी गोल है, वो भी 1776 ईस्वी में ही। और यह अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, वह सूरज की रोशनी से चमकता है। तो ये सिद्ध जो है बहुत ही पहले हो चुका था आर्यभट्ट के द्वारा। दूसरा हो गया
ग्रहणों की सटीक भविष्यवाणी। पुराने समय में लोग ग्रह को डर की नज़र से देखते थे, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे पीछे का वैज्ञानिक कारण बताया और इसके समय का सटीक गणना भी करना सिखाया। यानी क्या होता था, पहले लोग क्या करते थे, ग्रह वगैरह से डरते थे। आज भी देखिए बहुत सारे लोग आज तक मानते, शनि ग्रह, ये ग्रह, वो ग्रह, है ना। तो यही कहने का मतलब ये है, तो ये ग्रहणों का जो है सटीक जानकारी जो भी उसका भी भारतीय वैज्ञानिकों ने किया और इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण भी बताया और इसका सही सटीक गणना भी करना सिखाया है। आगे समय की गणना। भारतीय ज्योतिषों ने समय को छोटे छोटे निमेष यानी कि सेकंडों का हिस्सा से लेकर युग लाखों सालों तक बांटा था। यानी जो हमारे भारतीय ज्योतिषी वगैरह थे वो बहुत ही पहले सेकंड भी बताए थे और साथ ही साथ युग वगैरह युगों युगों तक इसे बांटा था। उन्होंने एक साल में 365 दिन होने की बात भी बहुत पहले ही बता दी थी। तो ये हमारे भारतीय ज्योतिषों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आगे है ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण। सर आइजक न्यूटन से सदियों पहले भास्कराचार्य ने अपनी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का यानी गुरुत्वाकर्षण का वर्णन किया था। तो ये यानी कहने का मतलब ये है, जो न्यूटन के द्वारा हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ग्रेविटी का खोज किया गया, उससे भी पहले भास्कराचार्य ने अपनी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में इसका जिक्र किया है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि प्रमुख विद्वान और उसके ग्रंथ के बारे में, जिसमें पहला हो गया हम लोग का आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, इसका ग्रंथ क्या क्या है, तो आर्यभट्ट ये है, इन्होंने पाई का सटीक मान और खगोलीय गणना की नींव रखी थी। तो ये उनके द्वारा दिए गए ग्रंथ हैं आर्यभट्टीय। फिर दूसरा हो गया ब्रह्मगुप्त। ग्रंथ इनका क्या है, तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। इन्होंने शून्य के साथ जोड़ घटाव के नियम बनाए और नकारात्मक संख्या यानी जिसको नेगेटिव नंबर्स वगैरह का भी विचार दिया था। तो ये दूसरा है। तीसरा हम लोग का वराहमिहिर ग्रंथ, वराहमिहिर, ठीक है, यानी इनका ग्रंथ का नाम है बृहत संहिता। इन्होंने ज्योतिष के साथ साथ मौसम विज्ञान और जल विज्ञान पर भी काम किया है। तो ये है। और हमारा जो कहा जाए भास्कराचार्य है, ये भास्कराचार्य द्वितीय, इनका ग्रंथ जो है वो सिद्धांत शिरोमणि। इन्होंने कैलकुलस के शुरुआती सिद्धांतों का श्रेय इन्होंने ही दिया है। तो ये 4-5 ग्रंथ के बारे में था। आगे देखेंगे कि आधुनिक युग में इसकी क्या उपयोगिता है, क्या ज़रूरत है। तो देखिए, भारतीय गणित और ज्योतिषी की नींव पर ही दुनिया की डिजिटल दुनिया खड़ी है। कंप्यूटर की बाइनरी कोडिंग का आधार शून्य ही है। हमारे प्राचीन पंचांग आज भी नासा की गणनाओं के बराबर सटीक साबित हो रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो भारतीय गणित और ज्योतिषी का नींव जो है वो आज की डिजिटल दुनिया की बहुत बड़ी जो आधार के रूप में माना गया है। और साथ ही साथ जो हमारा पंचांग वगैरह होता है वो आज भी नासा की गणना वगैरह के बराबर सटीक साबित होते हैं। तो ये है दोस्तों, निष्कर्ष देखा जाए तो लिखा है कि भारतीय गणित और ज्योतिष का विज्ञान केवल धार्मिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि मानव कल्याण के लिए हुआ था। भारत ने दुनिया को गिनना सिखाया और आसमान की गहराइयों को मापना सिखाया। आज का आधुनिक विज्ञान हमारे इन प्राचीन ऋषियों वैज्ञानिकों का योगदान ऋषि के रूप में माना जाता है। योगदान का ऋणी है, ठीक है, यानी उनका हम लोग ऋणी है, चुका नहीं पाएंगे, ऐसा माना जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आयुर्वेद के विभिन्न शाखाओं और उसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो चलिए, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली है। आयु का मतलब है जीवन और वेद का मतलब हो गया ज्ञान, यानी कि जीवन का विज्ञान। तो ये हो गया आयुर्वेद। आयु का मतलब जीवन हो गया, वेद का मतलब हो गया ज्ञान, जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य होता है केवल बीमारी को ठीक करना नहीं बल्कि इंसान को बीमार पड़ने से बचाना भी होता है। यानी बीमारी को ठीक करना भी और इंसान को
बीमार पड़ने से बचाना भी। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए 8 मुख्य शाखाओं में इसे बांटा गया है, जिससे हम लोग अष्टक आयुर्वेद कहते हैं। अष्टक आयुर्वेद कहते हैं क्योंकि इसे 8 भागों में बांटा गया है। तो ये था। चलिए आगे देखेंगे आयुर्वेद के 8 मुख्य शाखाओं के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, जिसमें पहला है हम लोग का काय चिकित्सा, जिसको बोलते हैं इंटरनल मेडिसिन। यह सामान्य बीमारी के इलाज से जुड़ी है, जैसे बुखार हो गया, खांसी हो गया, पेट की समस्या हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया। इसमें दवाई और सही खान पान के जरिए शरीर की अंदरूनी सिस्टम को ठीक किया जाता है। तो ये है काय चिकित्सा पहला। फिर दूसरा हमारा हो गया दोस्तों शाल्यकीय तंत्र, यानी जो ईएनटी वगैरह के डॉक्टर होते हैं, या फिर ऑफ्थाल्मोलॉजी। इसमें गले से ऊपर के अंग का इलाज होता है, जैसे आँख, कान, नाक, मुंह और सिर वगैरह की बीमारी। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा जो है हमारा वो है शल्य तंत्र, यानी सर्जरी वगैरह। हजारों साल पहले महर्षि श्रुत ने सर्जरी की शुरुआत की थी, जिसमें पथरी निकालना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन और घावों को ठीक करना वगैरह शामिल है। श्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का पिता भी कहा जाता है। तो ये हमारा तीसरा है। चौथा है दोस्तों जो है अगध तंत्र, यानी टॉक्सिकोलॉजी। यह जहर के इलाज से जुड़ी शाखा है, जिसमें सांप हो गया, बिच्छू या फिर किसी जहरीले कीड़े के काटने पर क्या इलाज करना चाहिए वो इसमें बताया गया है। तो ये हमारा चौथा पार्ट है, यानी चौथा भागों में बांटा गया है। पांचवा है भूत विद्या। इसमें पुराने समय में मानसिक बीमारियों को भूत विद्या कहा जाता था। इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस आता है, दिमागी परेशानियों वगैरह का इलाज, योग, ध्यान और जड़ी बूटियों का मतलब जड़ी बूटियों के माध्यम से ये सभी चीज़ों का इलाज किया जाता था। तो ये हमारा होता था भूत विद्या। ठीक है, यानी मानसिक बीमारी। फिर है छठा दोस्तों कोमर भृत्य, जिसको बोलते हैं पीडियाट्रिक्स। यह बच्चों की देखभाल और उसकी बीमारी से जुड़ी शाखा है। इसमें गर्भ में बच्चे का विकास से लेकर जन्म के बाद उसके पोषण और इलाज की जानकारी दी गई है। तो ये हमारा छठा भाग हो गया। सातवां है रसायन तंत्र। यह आयुर्वेद की सबसे खास शाखा है, यानी खास भाग माना गया है। इसका मकसद बुढ़ापे को रोकना और उम्र बढ़ाना है। इसमें ऐसी जड़ी बूटी बताई गई है जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है और इंसान को लंबे समय तक जवान रखती है। तो ये रसायन तंत्र में बताया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग का 8वां जो भाग में बताया गया वो क्या है, तो वाचीकरण तंत्र। यह संतान प्राप्ति, शारीरिक शक्ति बढ़ाने से जुड़ी वगैरह शाखा है ये। इसमें स्वास्थ्य, व्यवहारिक जीवन और अगली पीढ़ी को स्वस्थ बनाने के तरीके बताए गए हैं। तो ये 8 भागों में जो है आयुर्वेद को बांटा गया है, जिसको अष्टक आयुर्वेद कहा जाता है। आप देखेंगे साथियों कि आयुर्वेद का महत्व क्या है, यानी आयुर्वेद जो है उसका क्या महत्व है। तो पहला इसमें हो गया हम लोग का कि जड़ से इलाज। आयुर्वेद सिर्फ जो है बीमारी के लक्षणों को नहीं दबाता, बल्कि बीमारी जिस वजह से हुई है उसे जड़ से खत्म करता है। यानी कहने का मतलब ये है, आप इंग्लिश दवा खाते होंगे तो आप देखते होंगे कि आप पेन किलर खाएं तो जब तक उसका असर है तब तक वो आपको दर्द आराम देगा, लेकिन फिर से दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो आयुर्वेद है काम भले ही थोड़ा लेट से करेगा, लेकिन ये जड़ से ख़त्म करेगा। तो ये है। दूसरा इसमें कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आपका इंग्लिश दवा में जो है साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन इसमें जो है नेचुरल जड़ी बूटी होने के कारण पेड़ पौधे और मसालों का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका शरीर पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है। फिर है प्रिवेशनल। आयुर्वेद सिखाता है कि अगर आप सही समय पर सोएं, सही खाना खाएं, योग करें तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो ये सभी चीज़ें भी हमें सिखाती है। फिर हो गया आगे कि प्रकृति के साथ तालमेल। यह मानता है कि हर इंसान की शरीर अलग है, यानी कहने का मतलब ये है हर इंसान की शरीर अलग है। कोई जो है ठंडा बर्दाश्त कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, किसी को मतलब यही कहने का मतलब ये है। ठीक है, आयुर्वेद हर व्यक्ति की बॉडी टाइप के हिसाब से अलग अलग इलाज वगैरह भी इसे बताता है। तो ये था हमारा इसका महत्व। आगे देखेंगे कि आज के समय में इसकी क्या उपयोगिता, यानी आज के समय में इसका क्या उपयोग है। तो आज जब दुनिया
लाइफ स्टाइल की बीमारी जैसे कि शुगर हो गया, बीपी और स्ट्रेस से परेशान है। ये 3 बीमारी से पूरी दुनिया परेशान है। तब आयुर्वेद का योग और खान पान का तरीका सबसे कारगर साबित हो रहा है। यानी उस समय क्या फिर साबित हो रहा है, तो योग हमारा जो आयुर्वेद का ही है और अच्छे से खान पान के तरीके वगैरह यही सब जो है कारगर साबित हो रहे हैं। कोरोना के समय में भी काढ़ा और गिलोय जैसे आयुर्वेदिक चीज़ों ने करोड़ों लोगों की जान बचाई। तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माना जाता है हमारा आयुर्वेद। निष्कर्ष देखा जाए तो लिखा है दोस्तों कि आयुर्वेद केवल दवाइयों की लिस्ट नहीं है बल्कि जीने का एक सलीका है। इसकी 8 शाखाएं जो है इंसान के जन्म से लेकर बुढ़ापे तक हर समस्या का समाधान देती है। आज पूरी दुनिया इसे प्राचीन भारतीय ज्ञान को अपना रही है क्योंकि यह शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। तो ये हमारा आयुर्वेद है। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन है कि भारतीय परंपरा में नाट्य शास्त्र का महत्व और इसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यानी नाट्य शास्त्र क्या है और इसका महत्व और इसके प्रमुख सिद्धांत, तो ये सभी चीज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आंसर है कि नाट्य शास्त्र को पंचम वेद यानी 5वां वेद कहा जाता है। इसकी रचना भरत मुनि ने लगभग 2000 साल पहले ही की थी। यानी जो हमारा नाट्य शास्त्र है उसे पंचम वेद भी कहते हैं, 5वां वेद भी कहते हैं। और इसका जो है रचना 2000 साल पहले भरत मुनि ने किया था। यह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी किताब है जो नाटक, डांस, म्यूजिक और एक्टिंग के बारे में विस्तार से बताती है। इसमें केवल मनोरंजन नहीं बल्कि इंसान की भावनाओं और समाज को सुधारने का ज्ञान भी दिया गया है। तो ये हमारा भारतीय परंपरा का जो नाट्य शास्त्र है उसके बारे में था। ये 2000 साल पहले आया है। इसे पंचम वेद बोलते हैं। इसमें जितने भी नाटक, डांस, म्यूजिक और एक्टिंग के बारे में विस्तार से बताया गया है। आगे देखेंगे कि नाट्य शास्त्र का महत्व के बारे में। तो नाट्य शास्त्र का महत्व निम्नलिखित है, जिसमें पहला हो जाता है कि कलाओं का विश्वकोश। नाट्य शास्त्र केवल नाटक के बारे में नहीं बल्कि आर्किटेक्चर यानी स्टेज बनाना, मेकअप, कॉस्ट्यूम, कविता और म्यूजिक सब कुछ शामिल है इसमें। यह भारतीय कलाओं की बाइबिल मानी जाती है। क्या मानी जाती है? बाइबिल मानी जाती है। यानी ये सिर्फ जो है वो इसमें नाटक ही नहीं होता, इसमें स्टेज बनाना, आर्किटेक्चर, मेकअप, कॉस्ट्यूम कैसा पहनना चाहिए, कविता कौन सा, म्यूजिक कौन सा, तो ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होता है। फिर हमारा दूसरा हो गया दोस्तों कि शिक्षा का महत्व। पुराने समय में जब लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे तब नाटकों के जरिए लोगों को रामायण, महाभारत और अच्छे संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी। इसलिए इसे 5वां वेद कहा गया है ताकि सबके लिए ये सुलभ हो सके। यानी कहने का मतलब ये है कि पुराने समय में लोग क्या होते थे, पढ़ लिख नहीं सकते थे, ठीक है, वो अपना काम करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। तब क्या होता था, अच्छी सीख देने के लिए, अच्छी संस्कार देने के लिए नाटक के जरिए लोगों तक रामायण और महाभारत पहुंचाया जाता था, ठीक है। इसलिए इसे 5वां वेद भी कहा गया है। आगे देखेंगे, बोल रहा है कि मनोरंजन और शांति। यह थके हुए और दुखी लोगों को मानसिक शांति और खुशी देने का एक जरिया माना गया है। भरत मुनि के अनुसार नाटक देखने से इंसान अपने दुख भूलकर एक अलग ही आनंद में डूब जाता है, ऐसा माना गया है। और ऐसा सच भी होता है। आज की दुनिया में भी देख लीजिए, आप ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह में रहते हैं तो आप कॉमेडी मूवी या फिर कोई वैसा रील वगैरह देखते हैं तो आपको थोड़ा सा शांति मिलता है ना। तो यही बताया गया है भरत मुनि के अनुसार पहले भी। आगे है कि सांस्कृतिक एकता। भारत के अलग अलग कोने के डांस, जैसे हमारा हो गया अलग अलग कोने के डांस है ना, भारतनाट्यम, ओडिसी, इस नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर ही टिके हैं। यह पूरे भारत का एक ही कला के सूत्र में पिरोता है। यानी एक ही सूत्र में इसे बांधने का काम करता है हमारा नाट्य शास्त्र, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि नाट्य शास्त्र की प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है। तो भरत मुनि कुछ बहुत ही आसान सिद्धांत दिए हैं जो नीचे दिया गया। पहला हो गया हम लोग का रस सिद्धांत। रस सिद्धांत यह नाट्य शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। रस का मतलब होता है आनंद या फिर फीलिंग, जो दर्शक को नाटक देखकर मिलता है।
और भरत मुनि ने इसे 8 मुख्य रस बताए हैं। कौन कौन से 8 रस? पहला हो गया श्रृंगार यानी प्यार और सुंदरता, फिर दूसरा हो गया हंस यानी मजाक और कॉमेडी, फिर है करुणा यानी दुख और दया, फिर है रौद्र यानी कि गुस्सा, वीर बहादुरी, भयानक यानी कि डर, फिर है दोस्तों बीभत्य यानी घृणा, और अद्भुत यानी कि हैरानी। तो ये 8 हम लोग का जो है वो रस भरत मुनि के द्वारा बताया गया है। ठीक है, फिर आगे हमारा दूसरा जो है वो अभिनय के 4 प्रमुख प्रकार के बारे में, यानी एक्टिंग सिर्फ डायलॉग वगैरह बोलने से नहीं होता है। आप जो है खड़े खड़े डायलॉग बोल दीजिएगा तो उसे एक्टिंग नहीं माना जाता। इसके 4 तरीके बताए गए हैं भरत मुनि के अनुसार, जिसमें पहला हो गया आंगिक यानी शरीर के अंगों और हाथों के इशारे से एक्टिंग करना, यानी डायलॉग के साथ साथ आप मूवी देखे होंगे कि कोई अगर सीधा खड़ा होकर डायलॉग बोल देगा तो थोड़ी चलेगा, आपको जो है उसी के साथ साथ अपने शरीर के अंग और हाथों के इशारा करते हुए दिखाना। तो ये है। फिर है वाचिक यानी आवाज़ के उतार चढ़ाव और डायलॉग बोलने का तरीका, यानी जिस हिसाब से, यानी कि मान लीजिए आप किसी पर चिल्ला के बोल रहे हैं तो उसी हिसाब से उतार चढ़ाव की आवाज़ वगैरह का यूज करते हुए डायलॉग बोलना। फिर है आहार्य, ठीक है, जिसमें आता है हम लोग का दोस्तों कॉस्ट्यूम आता है, मेकअप आता है और गहनों के जरिए किरदार वगैरह को दिखाना। जैसे मान लीजिए आप जो है जैसे मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को दिखा रहे हैं, ठीक है, आप तो उसी तरह से कॉस्ट्यूम पहनना, उसी तरह से मेकअप करना, उसी तरह से गाने वगैरह के जरिए किरदार वगैरह को दिखाना है, तभी ना आपका एक सटीक जो है अभिनय आप कर पाइएगा, आप जो है अच्छे से दिखा पाइएगा एक्टिंग को। फिर है सात्विक, चेहरे की असली हाव भाव जैसे सचमुच रोना या कांपना, यानी ये सभी चीज़ें भी इम्प्रेशन वगैरह भी दिखा के किया जाता है। फिर छठा रूप में हमारा बांटा गया, सी यानी रूपक और प्रेक्षाग्रह। इसमें बताया गया है कि नाटक कितने प्रकार के होते हैं और स्टेज की बनावट कैसी होनी चाहिए ताकि पीछे बैठे व्यक्ति को भी आवाज़ और एक्सप्रेशन वगैरह साफ दिखा जाए। तो ये 3 भागों में जो है हमारा भरत मुनि ने बांटा है। ठीक है, हमारे प्रमुख सिद्धांत दिए हैं 3 भागों में। निष्कर्ष देखा जाए तो लिखा है दोस्तों कि नाट्य शास्त्र केवल नाचने गाने की किताब नहीं है, बल्कि यह मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ, यह हमें सिखाती है कि कैसे अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें, कला के जरिए समाज को कैसे बेहतर बनाएं। आज के डिजिटल युग में भी जो है एक्टिंग और स्टोरी टेलिंग के नियम वहीं से आते हैं, यानी ये सब चीज़ें अपनाकर ही जो है आज भी एक्टिंग और स्टोरी टेलिंग की जाती है, तभी लोगों को पसंद आता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां नाट्य शास्त्र के बारे में। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे साथियों, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत एवं नृत्य परंपरा की ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए, यानी संगीत और नृत्य परंपरा का जो है विकास के बारे में आपको बताना है। आंसर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आंसर है कि भारतीय संगीत और नृत्य केवल कला नहीं है तो क्या है, तो बल्कि भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति भी है, यानी ये जो है सिर्फ कला ही से नहीं मान सकते, ये भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति भी है। हजारों वर्षों से इस यात्रा में संगीत जो हमारा होता है, यानी नाद जिसको साउंड बोलते हैं, यहाँ से शुरू होकर ब्रा यानी डिवाइन तक पहुँचता है, यानी कि जिसे आप सुनाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचता है। भारतीय परंपरा में गायन, वादन और नृत्य को एक ही सूत्र संगीत में पिरोया गया है। इसका इतिहास वेदों की रचनाओं से शुरू होकर आधुनिक मंचों तक फैला हुआ है, यानी ये हमारा जो है वो हो गया संगीत और नृत्य के बारे में। चलिए आगे देखेंगे कि ऐतिहासिक विकास और इसकी यात्रा, जिसमें पहला हो गया प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल में इसकी नींव और शास्त्रीय आधार रखा गया था, जो कि वैदिक काल और सामवेद। भारतीय संगीत का सबसे प्राचीन स्रोत सामवेद है। ऋग्वेद की रचनाओं को जब तक 7 सुर जो हमारा है जो है पर्जज, ऋषभ, गधार, मध्यम, पंचम, धेवत, निषाद में ढाला गया तो वह संगीत बना। इसे जो है सामगान कहा जाता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ
कि भारतीय संगीत की जो सबसे प्राचीन स्रोत के रूप में तो हमारा सामवेद हो गया, और इसे जब 7 सुरों में ढाला गया तब ये संगीत जो है सामगान कहा जाता था। आगे है सिंधु घाटी की कलात्मकता। पुरातात्विक प्रमाण जो हमारा मोहनजोदड़ो का डांसिंग गर्ल बताते हैं कि 5000 साल पहले भी नृत्य और वाद्य यंत्र यानी ढोल वगैरह हमारे समाज का हिस्सा हुआ करते थे। तो ये वहाँ से पता चलता है, सिंधु घाटी की पुरातात्विक प्रमाण से पता चलता है। फिर आगे साथियों कि भरत मुनि और नाट्य शास्त्र जो हमारा 200 ईस्वी से -200 ईस्वी तक, यह हमारे भारतीय कला का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। भरत मुनि ने नृत्य के तांडव और लास्य यानी कोमल रूपों का वर्णन किया है। इसमें पहली बार रस और भाव के वैज्ञानिक नियमों को लिखा गया जो आज भी शास्त्रीय नृत्य का आधार है। यानी कहने का मतलब ये हो गया, जो हमारा भरत मुनि थे वो नाट्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में उन्होंने दिया था। भरत मुनि ने नृत्य को दोनों रूप से दिखाया, एक तांडव रूप यानी शक्तिशाली रूप से, और दूसरा जो है एकदम कूल रूप यानी कि कोमल रूप, दोनों में व्यक्त करते हुए दिखाया। उन्होंने पहली बार रस और भाव के वैज्ञानिक नियम को लिखा गया, इसमें जो आज भी शास्त्रीय नृत्य का बहुत बड़ा आधार के रूप में माना गया है। फिर है महाकाव्य कला जिसमें रामायण में राम को महान वीणा वादक और महाभारत में जो है अर्जुन को नृत्य का ज्ञाता के रूप में बताया गया है, जो इस कला के सामाजिक प्रतिष्ठा वगैरह को दिखाने का काम करता है। तो ये हमारा पहला था। फिर दूसरा है मध्यकाल का, जिसमें नए प्रयोग और 2 धाराओं का जन्म हुआ। मध्यकाल भारतीय संगीत के सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस समय उत्तर भारत में विदेशी प्रभाव बढ़ा जब दक्षिण के प्राचीन शुद्धता बनी रही। यानी कहने का मतलब ये है, जो हमारा मध्यकाल था उस समय बहुत सारे नए चीज़ आए, इसमें इसे जो है टर्निंग पॉइंट माना गया है। इस समय क्या हो रहा था, तो उत्तर भारत में जो है विदेशी आए यानी फारसी और अरबी वगैरह का प्रभाव बढ़ गया था, जबकि दक्षिण में जो है प्राचीन शुद्धता बनी रही, दक्षिण यानी भारत वगैरह में। ठीक है। संगीत का विभाजन 13वीं शताब्दी के आसपास संगीत 2 हिस्सों में बट गया था। कौन कौन सा हिस्सा, तो पहला हिस्सा था हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो कि उत्तर भारत, इसमें जो है रागों का लचीलापन आया। फिर है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, ये जो है दक्षिण भारत, यह अपनी जटिल ताल व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध हुआ। तो ये 2 भागों में जो है 13वीं शताब्दी के आसपास संगीत को बांट दिया गया था। फिर है अमीर खुसरो का योगदान क्या रहा, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर खुसरो ने भारतीय और फारसी संगीत का मेल किया। इन्होंने जो है सितार और तबला जैसे वाद्य यंत्र दिए और कव्वाली व तराना जैसी नई विधाएं वगैरह भी शुरू की अमीर खुसरो ने। फिर है दोस्तों कि मुगल दरबार और तानसेन। अकबर का शासनकाल संगीत का स्वर्ण युग था। तानसेन के पुराने रागों का नया रूप दिया और मियाँ की टोडी जैसे कठिन राग बनाए। इसी समय नृत्य मंदिरों से निकलकर दरबारों की श्रृंगार बना था। तो ये मुगल दरबार और तानसेन। फिर आगे हमारा कि भक्ति और सूफी लहर, मीराबाई के भजन, कबीर के दोहे और सूफी संतों की गायक के संगीत को महल से निकालकर आम जनता के गलियों तक पहुंचाने का भी काम किया। यानी देखिए अब क्या हुआ, फिर जब ये हमारा मध्यकाल में जब विकास हुआ तो जो हमारा मीराबाई का भजन हो गया, कबीर वगैरह का दोहा हो गया, सूफी संतों की गायक संगीत हो गई, तो ये सभी चीज़ें जो है आम जनता के लिए भी होने लगा, यानी आम जनता भी इसे पढ़ने लगे, सुनने लगे। तो ये हुआ। फिर तीसरा हमारा आधुनिक काल जो अभी चल रहा है, पूर्ण जागरण और वैश्विक पहचान, धर्मों की स्थापना 18वीं और 19वीं सदी। राजाओं का आश्रय कम होने पर कलाकारों ने अपने अपने धारणाएं बनाए, जैसे ग्वालियर, आगरा, जयपुर, बनारस धारणा। यह गुरु शिष्य परंपरा से संगीत की बारीकियां को पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने के लिए ये धारणाओं की स्थापना की गई। फिर क्या हुआ,
शास्त्रीय नृत्य का पुनरुद्धार ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय नृत्य के हे दृष्टि से देखा जाने लगा था, लेकिन आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ रुक्मणी देवी अरुडेल यानी जो कि भरतनाट्यम, पंडित बिरजू महाराज जो कि कथक और बेलूचरण महापात्र उड़ीसी जैसे दिग्गजों ने इन कलाओं को विश्व स्तर पर सम्मान दिलाने का भी काम किया। यानी ब्रिटिश सरकार आए तो इसे जो है मतलब हे दृष्टि से देखा जाने लगा, यानी इसे जो है धीरे धीरे इसका ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे वो लोग। लेकिन फिर भी उस समय भी आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने जो है इसे, इन कलाओं को विश्व स्तर पर सम्मान दिलाने का भी काम किया था। फिर है संस्थागत विकास। आज़ादी के बाद विष्णु नारायण भातखंडे और विष्णु दिगंबर पलुस्कर जैसे विद्वानों ने संगीत को लिपिबद्ध किया और इसे स्कूल वगैरह और कॉलेज वगैरह के सिलेबस वगैरह में भी शामिल करवाया। तो ये भी था। फिर हो गया हम लोग का दोस्तों, आगे देखेंगे अब नृत्य के प्रमुख विधा के बारे में। हमने सारा चीज़ देख लिया, यानी उसके विकास के बारे में, विकास यात्रा के बारे में। अब नृत्य की प्रमुख विधाएं देखेंगे, तो इन विधाओं को अलग से समझना बहुत ही जरूरी है। शास्त्रीय नृत्य ये नाट्य शास्त्र के कड़े नियम और व्याकरण पर आधारित हैं, जैसे कि कथक हो गया, भारतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, उड़ीसी हो गया, मणिपुरी हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, शास्त्रीय हो गया। तो ये सभी चीज़ें जो है वो कई नियम और कई व्याकरण पर आधारित हैं। फिर है दूसरा हमारा लोक नृत्य। ये मिट्टी की खुशबू और स्थानीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इसमें नियम नहीं बल्कि दिल की खुशी मुख्य होती है, यानी इसमें कोई नियम नहीं होता है, दिल की खुशी मुख्य होता है, जिसमें भांगड़ा हो गया, गरबा हो गया, लावनी हो गया, बिहू हो गया, झूमर हो गया, तो ये सब घूमर, तो ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखेंगे जो हमारा वाम यंत्र है उसके विकास के बारे में। तो भारतीय संगीत में वाद्य यंत्र, तो वाद्य यंत्रों को 4 श्रेणियों में इसका विकास हुआ था, जिसमें पहला हो गया तात यानी वीणा, सितार, सरोद और सरागी। दूसरा नीसीर यानी सुसीर, ठीक है, बांसुरी और शहनाई। फिर है अवनरुद्ध यानी कि तबला, ढोलक, मृदक। और फिर है घन यानी कि मजीरा और झांझ। तो इस चार तरीके से यानी 4 श्रेणियों में इसका विकास हुआ है वाद्य यंत्र का। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं थोड़ा सा साथियों। तो निष्कर्ष लिखा है कि भारतीय संगीत और नृत्य का इतिहास हजारों वर्षों की निरंतरता की कहानी है। यह वेदों के मंत्रों से शुरू होकर मुगल दरबारों की शान बना और आज डिजिटल युग में भी अपनी चमक बिखेर रहा है। यह कला दिखाती है कि कैसे भारतीय संस्कृति ने बाहरी प्रभावों को अपनाया लेकिन अपनी मूल आत्मा को कभी भी नहीं छोड़ा। यह आज भी जो है विश्व मंच पर भारत की सबसे बड़ी संस्कृति पहचान दिलाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम लोग का पता चलता है कि भारतीय जो है वो डिजिटल युग में जा रही है लेकिन अपनी जो है संस्कृति वगैरह को नहीं छोड़ा है, वो भी अपनी मूल आत्मा से भी नहीं खोया है, वो भी उससे भी जुड़े हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां था। आगे क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9वां भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9वां बोल रहा है कि भारतीय परंपरा में योग विज्ञान के सिद्धांत एवं महत्व का वर्णन कीजिए। योग विज्ञान के सिद्धांत और महत्व, ठीक है। आंसर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे साथियों। तो आंसर है कि भारतीय परंपरा में योग केवल सुबह की जाने वाली एक्सरसाइज नहीं है बल्कि यह जो है हजारों सालों का एक वैज्ञानिक शोध माना गया है। हमारे पूर्वजों और ऋषियों ने यह समझा कि इंसान की सुखी रहने के लिए सिर्फ पैसा या सुविधाएं काफ़ी नहीं होती है बल्कि उसका शरीर, मन और आत्मा तीनों जो है स्वस्थ होना जरूरी है। इसी बैलेंस को बनाए रखने के तरीके को योग विज्ञान कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप सुबह उठे और दौड़ लिए, तो ये हमारा योग नहीं होता। योग का मतलब ये है कि हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि ने ये समझा कि इंसान को खुशी रहने के लिए, सुखी रहने के लिए सिर्फ पैसा और सुविधाएं काफ़ी नहीं है बल्कि उनका जो है मानसिक शांति वगैरह
आत्मा शांति वगैरह भी ज़रूरी है। इसलिए इन सभी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जो तरीके बताए हैं उसे ही हम लोग योग विज्ञान कहते हैं, योग विज्ञान के नाम से जानते हैं। योग विज्ञान के मुख्य सिद्धांत देखेंगे तो योग विज्ञान कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर टिकी है जो हमें अनुशासन सिखाती है। महर्षि पतंजलि ने इसे अष्टांग योग के रूप में समझाया है, यानी 8 अंगों का योग के रूप में इसे जो है महर्षि पतंजलि ने सिखाया है। जिसमें पहला हो गया हम लोग का नैतिकता का सिद्धांत, जिसमें यम और नियम होता है। योग शुरू करने से पहले इंसान के अंदर की अच्छा होना चाहिए, इंसान के अंदर से मतलब अंदर से खुद से अच्छा होना चाहिए। इससे हमें इसमें सिखाया जाता है कि हम झूठ ना बोलें, किसी का बुरा ना करें यानी अहिंसा वगैरह, साफ सफाई रखें और हमारे पास है जो भी चीज़ है उसी में ही खुश रहें। तो ये नैतिकता का सिद्धांत दिया गया है। फिर दूसरा हो गया हम लोग का कि शरीर को साधने का सिद्धांत, जिसको आसन बोलते हैं। इसका मतलब है कि शरीर को एक ऐसी स्थिति में रखना जिससे दर्द ना हो, हम लंबे समय तक स्थिर बैठ सकें। आसन हमारे अंगों, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत और लचीला बनाने के लिए होता है। तो ये था। फिर हमारा आगे कि प्राण शक्ति का सिद्धांत, जिसको प्राणायाम बोलते हैं, प्राणायाम बोलते हैं। हमारी सांसों हमारे दिमागों से जुड़ी होती है, यानी हमारे जो सांस हैं जो चलती है वो हमारे दिमाग से जुड़ी होती है। जब हम गुस्सा करते हैं तो सांस तेजी से चलने लगती है और अब जब हम शांत रहते हैं तो सांस धीरे चलती है। प्राणायाम के जरिए हम अपनी सांसों को कंट्रोल करना सीखते हैं, जिससे दिमाग अपने आप शांत हो जाता है। तो ये जो है वो हमारा प्राणायाम के बारे में था। फिर आगे है कि इंद्रियों पर काबू, जो है प्रत्याहार। हमारी आँखें, कान और जीभ हमेशा बाहर की चीज़, जैसे कि मान लीजिए आँख है तो मोबाइल, फिर हो गया कान वगैरह तो सुनने वनने के, फिर खाने वाने जीभ वगैरह जंक फूड वगैरह की तरफ ज़्यादा जो है अट्रैक्ट होती है, भागती है। तो योग हमें सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं को कैसे रोकें और खुद के अंदर कैसे झांकें। तो ये जो है इंद्रियों पर काबू पाना भी सिखाता है। फिर हमारा आगे हो गया दोस्तों कि एकाग्रता और ध्यान, जिसको धरना बोलते हैं या फिर ध्यान या फिर मेडिटेशन। ठीक है, तो मन एक बंदर की तरह है जो यहाँ वहाँ कूदता रहता है। हमें कभी ये देखने का मन करता है, कभी वो, कभी हम लोग रील देखते हैं, कभी पढ़ाई करते हैं, कभी घूमते हैं। तो ऐसा, यही कहने का मतलब है। तो ये जो हमारा योग विज्ञान है वो हमें सिखाता है कि मन को एक जगह कैसे टिकाना है। जब मन एक जगह टिक जाता है तो इंसान की काम करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो ये हमें सिखाता है। ठीक है, फिर आगे दोस्तों कि परम शक्ति समाधि, जिसको समाधि बोलते हैं। तो यह वह स्थिति है जहाँ इंसान को खुद का और ईश्वर का असली ज्ञान होता है और हर सुख दुख के ऊपर उठ जाता है। तो ये हमारा हो गया लास्ट परम शांति। तो ये सभी था। आगे देखेंगे कि योग विज्ञान का महत्व क्या है, यानी कि जो हमारा योग विज्ञान है उसका क्या क्या महत्व है। तो योग का महत्व आज की दुनिया में पहले से कई ज़्यादा बढ़ गया है। इसे हम विस्तार से समझेंगे, जिसमें पहला हो गया शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। तो बीमारी का काल, योग शुगर, बीपी और थायराइड जैसे बीमारी को जो है जड़ से खत्म करने में भी मदद करता है। यानी कि जो हमारा योग विज्ञान हो गया वो शुगर और बीपी जैसे और थायराइड जैसे बड़ी बीमारियों को भी जड़ से ख़त्म करने में मदद करता है। फिर है इम्यूनिटी बढ़ाना, यानी हमारा इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। तो योग करने से शरीर के अंदर का जहर यानी कि पसीना और सांस के जरिए बाहर निकल जाता है, जिससे हमारी अंगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ता है। फिर हमारा हो गया लंबी उम्र और चमक। नियमित योग करने से बुढ़ापा देरी से आता है, चेहरे पर चमक रहती है और शरीर हमेशा हल्का महसूस होते रहता है। तो ये हमारा पहला हो गया जो है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। फिर मानसिक स्वास्थ्य के लिए इसमें क्या फ़ायदे होते हैं योग का। तो देखिए पहला इसमें जो हो गया वो है तनाव और डिप्रेशन से मुक्त। आज की भागदौड़ में हर इंसान यानी हर दूसरा इंसान तनाव में है, यानी हर इंसान लगभग इंसान जो है तनाव स्ट्रेस में है। योग दिमाग में हैप्पी हार्मोन जो हमारा होता है एंडोर्फिन
वो बढ़ाने का काम करता है। यानी योग करने से हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन बढ़ता है, जिससे हम बिना किसी दवा की खुशी महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं। तो ये हमारा होता है योग से ही। फिर दूसरा हो गया दोस्तों कि याददाश्त और फोकस। ध्यान करने से बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ती है और बड़ों का निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। तो ये याददाश्त और फोकस के लिए भी जरूरी है योग। फिर है गुस्से का कंट्रोल। योग हमें सहन शक्ति सिखाता है। जो इंसान योग करता है उसे जल्दी गुस्सा नहीं आता और यह मुश्किल समय में भी शांत रहकर अपना काम अच्छे से कर लेता है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए था। फिर तीसरा हमारा आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व के लिए, जो पहला हो गया आत्मविश्वास। योग हमें खुद से प्यार करना सिखाता है। जब हम अंदर से मजबूत होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम जो है आत्मविश्वास बढ़ता है, खुद से प्यार करते हैं। तो ये फिर दूसरा है भाईचारा और शांति। योग सिखाता है कि हम सब एक हैं, इसमें समाज में नफरत कम होती है और लोग जो है एक दूसरे की मदद करना भी सीखते हैं। तो ये आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से इसका महत्व था। अब देखेंगे दोस्तों कि हमारा योग के विभिन्न मार्ग, यानी योग करने के विभिन्न मार्ग क्या क्या हैं। तो योग विज्ञान में अलग अलग स्वभाव के लिए अलग अलग रास्ते बताए गए हैं, जिसमें पहला हो गया ज्ञान योग। ये उन लोगों के लिए जो पढ़कर और सोच विचार कर सत्य की खोजना चाहते हैं, सत्य को खोजना चाहते हैं, उनके लिए ज्ञान योग हो गया। फिर भक्ति योग है उन लोगों के लिए जो ईश्वर की भक्ति और प्रेम में विश्वास रखते हैं, उनके लिए भक्ति योग है। फिर है तीसरा दोस्तों कि कर्म योग। उन लोगों के लिए जो बिना किसी फल की चिंता किए अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहते हैं, उनके लिए है कर्म योग। फिर है राजयोग। इसमें ध्यान और मन के नियंत्रण पर जोर दिया गया है। तो ये जो है विभिन्न मार्ग हैं योग के। निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि भारतीय परंपरा में योग विज्ञान एक विधा नहीं बल्कि एक वरदान के रूप में है। यह हमें सिखाता है कि असली सुख बाहर की चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे अंदर की शांति में है। योग करने वाला व्यक्ति न केवल खुद स्वस्थ रहता है बल्कि वह अपने परिवार और समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन जाता है। तो ये हमारा भारतीय योग का बहुत बड़ा जो भी चीज़ था हमने समझ लिया है। इसके पूरे प्रकार, विधि यानी महत्व, हर एक चीज़ हमने देखा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बोल रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में लोक और शास्त्र के संबंधों का वर्णन कीजिए। यानी ये दोनों के बीच क्या संबंध है उसका वर्णन करना। ये भी जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम की दृष्टि से ये आने की चांसेस भी है। आंसर समझेंगे तो आंसर लिखा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा दुनिया की सबसे अनोखी परंपरा है, क्योंकि यहाँ ज्ञान सिर्फ बड़ी बड़ी किताबों में बंद नहीं रहा बल्कि आम लोगों की जुबान पर भी रहा है। भारतीय मनीषा ने ज्ञान की दो धाराएं को स्वीकार किया। यानी कहने का मतलब ये है जो हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा है वो बहुत ही अनोखी परंपरा है। यह सिर्फ बड़ी बड़ी किताब में ही बंद नहीं रहा, ये आम लोगों की जुबान पर भी लोग देखिएगा कहावत के रूप में आपको सिखाते हैं, बताते हैं। तो ये दो धाराओं को स्वीकार करता है। पहला हो गया लोक और दूसरा हो गया शास्त्र। लोक मतलब जो समाज के अनुभव और परंपरा से आता है, ये हमारा लोक हो गया। शास्त्र दोस्तों जो विद्वानों द्वारा नियमबद्ध और लिखित रूप में है, तो ये शास्त्र है। तो दो रूप में इसे बताया गया है। आगे देखिए, दोनों का संबंध शरीर और आत्मा जैसा है, एक के बिना दूसरा अधूरा। यानी दोनों जो है एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग लोक का स्वरूप देखेंगे। तो लोक का अर्थ होता है, लोक का अर्थ उस ज्ञान से है जो लोक जीवन में स्वतः स्फूर्ति रूप में प्रभावित होता है, जिसमें पहला है अनुभव की प्रधानता। लोक ज्ञान किसी प्रयोगशाला में नहीं बल्कि जीवन के संघर्ष और अनुभवों से हमारे अंदर जो है पैदा होता है। तो ये हमारा लोक है। फिर दूसरा है मौखिक परंपरा। यह ज्ञान लिखित ना होकर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है श्रुति यानी सुनने और याद रखने के माध्यम से आगे बढ़ता आ रहा है, इसे जो है लिखित रूप में नहीं है। ठीक है। फिर है सामूहिकता। इसमें किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं होता है बल्कि यह पूरे समाज की साक्षी विरासत होती है, कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं होता है।
उदाहरण के लिए देखा जाए तो देखिए उदाहरण दिया गया है, लोकगीत, लोक कथाएं, औषधियों का पारंपरिक ज्ञान, कृषि विधियां और लोकाचार। तो ये सभी उदाहरण के तौर पर हमारा लोक का उदाहरण है। फिर हम देखेंगे हमारा शास्त्र का स्वरूप। शास्त्र का अर्थ उस ज्ञान से है जो तर्क, विश्लेषण और विधिवत प्रयोगों का आधार पर संकलित किया गया है। नियमबद्ध ये होता है, तो ज्ञान शास्त्र को एक निश्चित ढांचे और व्याकरण में बांधता है। फिर दूसरा इसकी प्रामाणिकता, इसमें सूत्रों और संदर्भों का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया जाता है ताकि ज्ञान की शुद्धता बनी रहे दोस्तों। फिर है शास्त्रता, ज्ञान जो हमारा है शास्त्र ज्ञान को लिपिबद्ध यानी रिटन तौर पर, लिखित तौर पर उसे कालजयी और सार्वभौमिक बनाता है। तो ये लिखित तौर पर रहता है, सीधा समझिए। उदाहरण के लिए देखा जाए तो वेद हो गया हम लोग का, उपनिषद हो गया, व्याकरण शास्त्र हो गया, नाट्य शास्त्र हो गया और आयुर्वेद वगैरह हो गया। तो ये सभी चीज़ें जो है वो हमारा आता है साथियों, किस में आता है, तो ये हमारा आता है शास्त्र में, ठीक है। फिर आप देखेंगे दोनों के बीच क्या संबंध है वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो इसे 4 बिंदुओं से हम लोग समझेंगे। पहला हो गया लोक शास्त्र का मूलाधार। कोई भी शास्त्र शून्य से निर्मित नहीं होता। लोक में जो ज्ञान बिखरा हुआ है, ऋषियों ने उसे सूक्ष्म निरीक्षण किया और उसे शास्त्र के रूप में दिया। यानी लोक में जो भी ज्ञान है उसे वो बिखरा हुआ था, उसे जो है ऋषियों ने सूक्ष्म निरीक्षण किया और उसे शास्त्र के रूप में भी दिया। उदाहरण में देखिए दिया गया है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना करते समय लोक में प्रचलित नृत्यों और नाटकों को ही आधार बनाया। इसी प्रकार लोक व वेदों के अनुभवों से ही चरक संहिता जैसे महान ग्रंथों का उदय हुआ है। तो ये देखिए उदाहरण के तौर पर भी बताया जा रहा है। दूसरा है शास्त्र का लोकीकरण। कठिन शास्त्रीय सिद्धांतों को जब तक जनमानस नहीं अपनाता वे मृतप्राय हो जाते हैं। संतों और कवियों ने दार्शनिक सत्यों को लोक भाषा में अनुदित कर उसे लोक हिस्सा बनाया है। उदाहरण के लिए ही देख लीजिए तो वेदांत के कठिन सत्यों को कबीर और तुलसीदास ने भजनों और चौपाइयों के माध्यम से आम जनता यानी सामान्य जन तक पहुंचाने का काम किया है। तीसरा हमारा दृढ़ात्मकता संबंध। लोक और शास्त्र के बीच नियंत्रण सर्ववाद चलते रहता है, यानी ये दोनों के बीच जो है आपसी मेलजोल होते रहता है। जहाँ शास्त्र लोक की मर्यादा और दिशा प्रदान करता है, वहीं लोक जो है अपनी जीवंतता से शास्त्र की जड़ होने को बचाता है। लोक शास्त्र को नई चुनौतियां और नए अनुभव देता है, जिससे शास्त्रों में संशोधन और परिमार्जन वगैरह होते रहता है। तो ये देखिए दोनों जो है एक दूसरे पर जुड़े हुए हैं। लास्ट हमारा जो चौथा है वो है कि भारतीय संस्कृति का कोई भी उत्सव लोक और शास्त्र के मिलन के बिना अधूरा होता है। उदाहरण के लिए ही देख लीजिए, विवाह संस्कार में जहाँ मंत्र उच्चारण शास्त्रीय पक्ष है, वहीं मंगलीय गीत वगैरह जो है स्थानीय रीतियों लोक पक्ष होता है। ये दोनों मिलकर ही एक पूर्ण संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो ये देखिए दोनों के बीच संबंध है। अब इसका निष्कर्ष देखेंगे दोस्तों, तो निष्कर्ष लिखा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में लोक और शास्त्र नदी के 2 किनारों की तरह है, जो ज्ञान की धारा को मर्यादित और प्रभावित रखते हैं। लोक जमीन है तो शास्त्र उस पर बना प्रासाद है, ठीक है, प्रासाद यानी महल। बिना जमीन के महल टिक नहीं सकता, बिना महल के जमीन की भव्यता प्रकट नहीं होती। तो एक दूसरे पर दोनों बहुत ज़्यादा निर्भर है। लोक अनुभव है और शास्त्र उस अनुभव का विज्ञान है। इन दोनों का संतुलन ही भारतीय संस्कृति की अमरता का रहस्य है। तो ये हमारा था दोस्तों लोक और शास्त्र के बारे में। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था और हमने सिर्फ जो है आपके IKS सब्जेक्ट के लिए टोटल 10 प्रश्न ही लिए हैं और यही 10 प्रश्न में से आपको 5 प्रश्न एग्जाम में मिल जाएंगे और 5 में से सिर्फ 3 ही तो अटेंड करना है आपको। तो आपको किस चीज़ का दिक्कत है? और सबसे बड़ी दिक्कत ये है साथियों, आपने जो विद्या गैस पेपर लिया है उसमें भी जो सिलेबस दे दिया गया है बहुत ही गलत दे दिया गया है। आप उसे बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिए, वो सिलेबस नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप वेबसाइट पर भी जाके दे सकते हैं, आपका जो सिलेबस हमने बता रखा है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, आप एक बार सिलेबस भी देख लीजिए।
मॉडल क्वेश्चन पेपर भी इसका देख लीजिए साथियों। उसके बाद ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आपका जो IQS सब्जेक्ट है इंडियन नॉलेज सिस्टम वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था, हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।